हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ इंट्रो भी उसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है और प्रत्यावर्ती वोल्टता का एवं विद्युत वाहक बल का, है ना, इन सभी को हम क्या कर चुके हैं, इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। तो यदि वो वीडियो आपने ना देखे हो तो उसका लिंक यारो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर देख सकते हो। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उसी से आगे क्रम को बढ़ाते हुए चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछा जाता है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए, या फिर यह कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, इसमें कौन होता है, समय होता है, और ऊपर क्या होती है, धारा। ठीक है, चलिए ये हमारा जीरो है। अब यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा चलेगी और ये हो गया इसका क्या, एक पूर्ण चक्र। क्या हो गया ये, एक पूर्ण चक्र हो गया। इसी पूर्ण चक्र में आपको क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा की इसी पूर्ण चक्र में आपको वो निकालना है औसत धारा, धारा का औसत मान की कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। डायग्राम में और कुछ भी नहीं बना, और कुछ है बस इधर एक्स अक्ष में समय को है, थोड़ा ग्राफ और नीचे तक बनाना। ठीक है, इसमें हमारा समय रहेगा एक्स अक्ष में, और यहाँ क्या रहेगी हमारी धारा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना है। अब अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किसे कहते हैं, तो देखिए प्रथम अर्ध चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो एक दिशा में चलती है, बहती है कि नहीं। प्रथम अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं, हमने कल आपको समझाया था कि ये पूरा होता है एक पूर्ण चक्र। अर्ध चक्र की बात कहें तो ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक अर्ध चक्र है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक क्या है, अर्ध चक्र। ये दो अर्ध चक्र हैं, तो हमें पूर्ण चक्र में निकालना है, यानी इसका भी और साथ में इसका भी, दोनों का निकालना है। तो पहले तो प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्ध चक्र में क्या करती है, एक दिशा में चलती है, तथा द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा वो विपरीत दिशा में चलने लगती है। समझ में आ रही कि नहीं, मतलब कोई जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रथम अर्ध चक्र में किसी एक दिशा में चलती है, एवं द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है, वो विपरीत दिशा में चलने या बहने लगती है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः एक पूर्ण चक्र में जो उसका औसत मान होता है धारा का, वो क्या होता है, शून्य होता है। यही है क्या, और कुछ पढ़ो एक बार। सही है, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। अब आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हो कि देखो ऊपर क्या होता है प्लस और नीचे क्या होता है माइनस। जितनी धारा यहाँ बहेगी वो प्लस की कहलाएगी, जितनी यहाँ बहेगी वो क्या कहलाएगी, माइनस कहलाएगी। अब जब परिमाण दोनों के बराबर हैं, एक प्लस में एक माइनस में बराबर है, तो माइनस प्लस का क्या होगा, कैंसिल। तो औसत निकालें तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। सिंपल लॉजिक है, ऐसी लॉजिक लगा लो ना कि जैसे मान लो ऊपर धारा बह रही, अब इतने कितनी धारा बही, मान लो 5 एम्पियर की, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब नीचे धारा बह रही कितनी हुई, -5 एम्पियर की, -5 + 5 का होगा कैंसिल, औसत मान क्या आ गया, शून्य, जीरो नहीं आ गया, औसत मान क्या आ गया, जीरो। तो ऐसे भी आप, लेकिन ऐसे नहीं मानते हैं, पता हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा औसत मान। क्लियर है।
तो चलिए हमने परिभाषा आपको बता दी है, तो आप वहां से लिख सकते हो। ठीक है, अब करेंगे हम इसका निगमन या व्यंजक, सिद्ध करना है ना हमें। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, व्यंजक वगैरह जो भी हो, व्यंजक यहां से स्टार्ट करना है। तो पहले तो आपको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आना चाहिए, जो हमने कल आपको निगमित करा कर ही बताया था, किया था कि नहीं, निगमन करके बताया था। तो उसका समीकरण पहले आना चाहिए। तो माना कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, आप लिख सकते हो। ठीक है, कि माना कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न प्रकार से होता है, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जो भी आपको भाषा लिखना हो वो आपकी मर्जी। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, पता है ना आपको, यही निकाला था। ये समीकरण बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, 21 नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब क्या करना है हमें, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यहाँ कैपिटल, ठीक, कैपिटल, हाँ, और यहाँ 0 है, 0 से टी समय में निकाल लेना। हाँ, तो I बराबर कितना हो गया, I0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। और औसत मान को हम कैसे दर्शाते हैं, आई एवरेज से। कैसे, आई एवरेज, एवरेज मीन्स होता है औसत, आई एवरेज से दर्शाते हैं। तो आई एवरेज बराबर क्या आएगा, तो देखिए औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमें ये बताइए कि देखो ये 0 चला, क्या चला आपका, 0। अब 0 से धारा चलना स्टार्ट हुई और फिर हमारे चक्र में कहाँ आ गई, यहाँ। तो यहाँ तक का समय पता है क्या होता है, T/2। क्या होता है, T/2। अर्ध चक्र है तो आधा समय लगेगा, और पूर्ण चक्र है तो पूरा समय लगेगा, है ना। तो 0 से यहाँ तक चली तो आधा समय लगा, हाफ समय लगा, हाफ टाइम। फिर अर्ध चक्र में फिर से द्वितीय अर्ध चक्र में चली तो क्या लगा उसको, पूरा समय T लग गया। मतलब हाफ इधर का और हाफ इधर का, तो हाफ और हाफ जोड़ा तो पूरा कंप्लीट हो गया। आधा आधा एक ही होता कि नहीं, हमने दर्शा दिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में T/2 समय, और यहाँ से यहाँ तक आने में T/2 समय। तो T/2 और T/2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, T तो बनेगा, बनेगा कि नहीं, नहीं आ रही समझ में, है इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। मतलब आधा यहाँ से यहाँ तक आने में आधा समय, यहाँ से यहाँ तक आने में आधा समय, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो पूरा T समय होगा कि नहीं, पूर्ण। तो पूर्ण समय कितना आ गया, यहाँ पे T आ गया। तो औसत मान निकालना है, तो औसत में क्या लिखेंगे हम, कि 0 से T समय में बहने वाली धारा, क्योंकि एक पूर्ण चक्र निकालना हमें, क्या निकालना, एक पूर्ण चक्र। अब एक पूर्ण चक्र निकाले, पूर्ण चक्र तो हमारा 0 से कहां तक हो रहा है, T तक हो रहा है। 0 से T/2 तक तो हाफ चक्र हो रहा है, लेकिन हाफ चक्र से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, एक पूर्ण चक्र का निकालना है। तो 0 से लेके T तक क्या हो रहा है, एक पूर्ण चक्र हो रहा है। तो 0 से T में क्या बह रही, धारा ही तो बह रही। 0 से T में क्या बह रहा है, धारा ही तो बह रही। और जहां T क्या है, समय है, एक पूर्ण चक्र में धारा को प्रवाहित होने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। कल बताई थी ना परिभाषा, आवर्तकाल किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, इसे कैपिटल T से दर्शाते हैं। तो बताइए 0 से लेके यहाँ तक उसने एक चक्र पूरा कर लिया, तो हमने कहा कितना समय लगा, कैपिटल T समय। तो यही क्या कहलाएगा, उसका आवर्तकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, आवर्तकाल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई एवरेज बराबर 0 से T समय में बहने वाली धारा 0 से T समय में बहने वाली धारा, और बटे क्या आएगा, समय अंतराल। तो कितना समय लगा उसको, कैपिटल T समय। कितना समय लगा, कैपिटल T। ये लाइन हम नहीं लिख रहे, आपको लिख लेना है, आई एवरेज बराबर 0 से T समय में बहने वाली धारा, कुल धारा या धारा लिख सकते हो, और बटे क्या लिखोगे, समय अंतराल। अब देखिए हमने क्या कहा कि 0 से
t समय में बहने वाली कुल धारा। तो हम क्या कर, अब कुल के लाने आपको पता है कि जब किसी चीज का हमें जोड़ निकालना हो या कोनो छोटी चीज है और छोटे छोटे अल्पांश हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे भाग हैं और ऐसे बहुत सारे भाग हैं और उनको जोड़ के संपूर्ण निकालना हो, तो फिजिक्स में क्या करते हैं हम? समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। और कोई बड़ी चीज है और बड़ी को तोड़ के तुम्हें क्या बनाना है? छोटा बनाना है, तो क्या करते हैं हम? उसका अपकलन। बड़े से छोटा करें तो अपकलन और छोटे से बड़ा करें तो समाकलन। ये रूल्स होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हमें लिखना है, चूंकि ऊपर क्या होना, आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों के योग में क्या आएगा? 0 से t समय बहने वाली धारा। तो 0 से t समय बहने वाली धारा क्या होगी? 0 से कैपिटल T, इंट्रीकेशन जोड़ना है ना, और बहने वाली धारा, और धारा को कैसे प्रदर्शित कहते हैं? I से, और इनटू I इंटू, अब बह रही काय में? टी के साथ, टी समय में। कितने समय बह रही? टी समय में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? I इंटू डी टी। क्या लिखेंगे? I इंटू डी टी। वैसे तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, I का हमें समाकलन करना है, तो किसके सापेक्ष करना है? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है हमें? समय के सापेक्ष करना है। इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल टी लिमिट में लगा दिया, क्योंकि 0 से t समय में धारा बह रही, और स्मॉल t हमने क्या कर दिया यहाँ पे? इनटू में लिख दिया कि हम काय के सापेक्ष कर रहे हैं? टी के सापेक्ष कर रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसकी लिमिट रखेंगे, तो लिमिट के स्थान पे आपका यही तो आना है, कैपिटल टी आएगा कि नहीं? यही कैपिटल टी ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख देना है। और बटे बटे समय अंतराल, तो समय अंतराल तो क्या है? टी यही है, कुल समय अंतराल आता ना। तो जैसे मान लो एक समय आपका 0 है और एक समय क्या है? टी है। अगर 0 प्लस टी करोगे तो क्या आएगा? टी यही तो मिलेगा। हमने इसलिए 0 प्लस टी लिखा नहीं है। नंदे आप कहोगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या हमारे पास 2 है, एक समय 0 एक समय क्या है? टी है, तो 0 प्लस टी करेंगे तो टी यही तो आएगा, तो डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने? टी लिख दिया। ओके, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, यहाँ यहाँ बीचों बीच बराबर लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए है, तरीके से मिलते हैं नंबर। आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी आई इंटू डी टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है इतना। अब बस समीकरण 1 से उठा के आई का मान रख दो, समीकरण 1 से उठा के करो आई का मान रख दो। तो यहाँ पे कितना, एक काम करो यहाँ पे, हाँ आई एवरेज बराबर आई एवरेज बराबर, अच्छा जो टी है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ 1 अपॉन टी क्या कर लो, यहाँ से बाहर कर लो, ऊपर से बाहर करोगे क्या बचेगा? एक बचेगा, यहाँ पे टी है नीचे, तो 1 अपॉन टी बाहर कर लो, जिसमें समाकलन अपना बीचों बीच आ जाएगा इनटू में, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 अपॉन टी को हमने कहाँ लिख दिया? बाहर। अब इंट्रीकेशन ऑफ क्या था इसमें? आई, और आई की वैल्यू क्या है? I0 साइन ओमेगा टी, इतना ही है, और इनटू कितना है? dt, इनटू कितना है? dt। क्लियर। अब इससे आगे क्या करना है आपको? ये I0 है ना, ये क्या है? धारा का आयाम है, शिखर मान है, धारा का अधिकतम मान है। तो आयाम या शिखर मान क्या होता है? उसका नियत होता है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकल जाता है। ये लिमिट तो लगाई दो 0 से t तक। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई एवरेज इक्वल टू, अच्छा I0 बाहर निकलना है, तो बाहर निकल आएगा, तो I0 अपन क्या बन जाएगा? टी, इतनी बनेगा। इंट्रीकेशन ऑफ क्या बचा आपका? 0 से टी, और यहाँ बचा आपका साइन ओमेगा टी, इंटू क्या बचा? डी टी, यही बचेगा। अब आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। आपको ध्यान रखना, आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो कि इंट्रीकेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? माइनस कॉज एक्स, एक्स किसका मान है? थीटा का। ठीक है, इंट्रीकेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का कॉज एक्स, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए ध्यान के लिए, है ना। चलो
तो इसका अपकलन करेंगे हम तो कितना आएगा, अभी वो सॉरी समाकलन करना है, तो आई एवरेज बराबर कितना आएगा, आई जीरो अपॉन टी तो जो का तुम आएगा आएगा हाँ, तो समाकलन होगा तो माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी आ गया। लेकिन आप हमें एक बात बताओ कि हमने पिछला जो आपका समीकरण का निगमन कराया था उसमें हमने क्या बताया था कि अगर जैसे आप टी के सापेक्ष अपकलन कर रहे और टी के गुणांक में जो है वो आएगा गुणा में, और अगर आप टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे और समाकलन में यदि टी के गुणांक में कोई है तो वो उसके बटे में आएगा, भाग में। तो देखो टी के गुणांक में ओमेगा है तो ओमेगा क्या आएगा, इसके बटे में आएगा, इंटू अपॉन ओमेगा हो जाएगा, और लिमिट हो गई 0 से टी। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो आगे चले, ये सूत्र हम बता रहे हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो धीरे धीरे समझते जाओ, कोई जल्दी की जरूरी नहीं है। अच्छा, ओमेगा को भी हम कहाँ निकाल लेंगे, यहाँ से बाहर, और माइनस को भी निकाल लेंगे, है ना। तो क्या आएगा, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा इंटू टी, कितना आएगा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा बाहर निकल गया, अंदर देखो क्या बचा आपके पास, अब बचा यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, और लिमिट क्या आएगी 0 से कैपिटल टी तक, इतनी बचा। अब लिमिट रखो, लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले एक बार स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी रखेंगे और फिर एक बार स्मॉल टी के स्थान पर 0 रखेंगे। चलो रखें, आई एवरेज बराबर माइनस आई जीरो अपॉन कितना आएगा, ओमेगा कैपिटल टी आएगा, अंडर कॉस ओमेगा कैपिटल टी, कितना आएगा, कॉस ओमेगा कैपिटल टी, और माइनस कितना आएगा इधर, कॉस 0 आएगा, कॉस 0 है ना, वो सॉरी कॉस ओमेगा इंटू 0, कॉस ओमेगा इंटू 0, ठीक। चलो ये लिमिट रख गई हमारी। अब क्या करेंगे हम आगे, देखो आई एवरेज बराबर माइनस आई जीरो अपॉन कितना आएगा, ओमेगा टी, ये तो ठीक है इतना। आगे क्या करना है आपको, कोष्टक के अंदर जाओ, तो क्या आपके पास कॉस, तो कॉस जो का। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ये हमने आपको बताया था, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक। तो ये मान आपको यहाँ रख देना है, तो ओमेगा के स्थान पर क्या रखेंगे हम, इंटू 2 पाई अपॉन टी, है ना, और इंटू क्या है आपके पास, टी, इंटू टी हो गया, माइनस। अच्छा ये देखो ओमेगा का 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0, तो जी आएगा आपका सीधा कॉस 0, क्या आ जाएगा, कॉस 0, अभी कोण का गुणा हुआ है ना। अब चलो आगे देखो, तो यहाँ पे आएगा आपका आई एवरेज बराबर माइनस कितना आएगा, आई 0 अपॉन आएगा ओमेगा टी आएगा, अंदर देखो यहाँ क्या बचेगा, टी से टी कैंसिल, ठीक है, तो कॉस कितना बचेगा, 2 पाई, और माइनस कॉस 0 का मान आपको ध्यान रखना है, कॉस 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब आगे देखिएगा, आई एवरेज बराबर माइनस आई 0 अपॉन कितना आएगा, ओमेगा टी आएगा, ब्रैकेट में कॉस 2 पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, नहीं पता हो तो देख लीजिए, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री, ये चीजें आप ध्यान कर लो। देखो पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, टी सही हो, 4 नहीं सॉरी 45 डिग्री,
कितना होता 45 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 6×18 हाँ सही है, ये मान याद कर लो। इसी प्रकार से अगर आप 2 पाई की बात करो तो पाई का 180 तो 180 दूनी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीजें आप नोट कर लो, जरूरत पड़ जाती है जहां चाहे, है ना। ये मैथ में होता है तो इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है, इसलिए लिख लेना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई का मतलब कितना होता है 360 डिग्री। अब हमें आप एक बात बताओ कि cos 360 का मान कितना होता है। जितना cos 0 का होगा उतना ही cos 180 का होगा, और उतना ही cos 360 का होगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर 360 का पूछे तो आप cos 0 का मान याद कर लो, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, और माइनस क्या आ गया 2। आपको पता है कि 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। ये लिख लिया, नोट कर लिया, ये मिटा दें। आगे देखिए, इधर से करंट थोड़ा सा बचा है। आई एवरेज बराबर माइनस आई जीरो अपॉन कितना आएगा ओमेगा टी इंटू 1 में से 1 गया 0, और 0 का जब इसमें गुणा हुआ तो पूरा क्या बन गया 0। तो आई एवरेज बराबर कितना आ गया, और यही क्या है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान है। सिद्ध हो गया बस। ठीक, बताइए क्या ये बात समझ में आई सबको। किसी को कोई यदि डाउट हो तो बताओ, अभी बता दो कोई डाउट हो तो। इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको तो थोड़ा यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा औसत बराबर होता ना आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आंकड़ों के योग में क्या लेंगे 0 से t समय में बहने वाली कुल धारा और बटे कुल समय अंतराल है। हेलो, कब से। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, आपको सिर्फ यहाँ बस याद रखना है, इसके बाद फिर तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, 4-5 बार लगाइए इस डेरिवेशन को, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताया, अभी हमने एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। ठीक है तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।